हेलो बच्चों, आप लोग का अपना YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, मैं दिलीप कुमार आप लोग को अपना ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग ने जितना भी सहयोग देखा या जितने भी बच्चों ने अपने देखा, पढ़ाई बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपना पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग ने प्रकाश का परिवर्तन में देखे थे कि परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है और प्रकाश की चल हवा में क्या होता है। ये सारा डिस्कस हम लोगों ने सुन लिया है। अब आगे के डिस्कस में हम लोग आपसे बात करें कि आगे के जो हम लोग का डिस्कस है बच्चों, तो आगे का जो डिस्कस देखा जाए तो आप लोग आगे के डिस्कस अगर हम आपको बता दें तो यहाँ देखिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके थे प्रकाश के परिवर्तन क्या है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। हमने ये देखा था कि जब कोई प्रकाश की चिकनी चमकीली सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। इस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। इतना चीज हम तो सुन चुके हैं और देख चुके हैं। और आने वाली किरण को क्या कहते थे, आने वाली किरण को क्या कहते हैं एक बार बताएंगे, और लौट के जाने वाली किरण को क्या कहते हैं एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और ये अविलंब कहाँ पर होता है, ये इसको इस बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे ना बच्चों। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। आगे हम लोग का क्या डिस्कस में है, आगे हम लोग का डिस्कस यहाँ पे ये कह रहा है कि चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल जो है हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तन सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। यानी कि प्रकृति के आधार पर परावर्तन के कितने प्रकार के होते हैं, इनको हमको क्या करना है, व्याख्या करना है बच्चों। तो इसका व्याख्या करने के लिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हमको लग रहा है हमने ये पढ़ लिया था, सॉरी बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। हम लोग पढ़ लिया था नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब हम लोग आगे बात करना प्रकाश के परिवर्तन की सतहें। ठीक है सर, यहाँ आपतित किरण परावर्तित किरण भी पढ़ लेते, सॉरी बच्चों, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक ना, आई एम सॉरी, मैंने ये बात को ध्यान नहीं दिया था। हमने यहाँ तक तो ये पढ़ लिया है। अब हम लोग को विचलन कोण पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना है हम लोग को, विचलन कोण पढ़ना है। ठीक है सभी बच्चों, आप लोग के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने सोचा मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन हमने ये वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था पीछे डिस्कस कर लिया है, तो आप एक बार वहां वॉच कर लेंगे जरूर। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला हम लोग का क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण क्या होता है सर, तो विचलन कोण कहने का मतलब यह है कि जो आपतित किरणें हैं, जो किरणें आ रही हैं और उसको बढ़ाए गए भाग पर, यानी कि जितना भाग वो बढ़ेगा, जितना भाग वो बढ़ेगा उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। मान लीजिए कि ये जो प्रकाश का प्रवर्तक है, ये हम लोग का कोई दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, और कोई प्रकाश की किरण आया और ये जितना बढ़ेगा, ये जितना कोण बढ़ेगा, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। समझ में आ रहा क्या कहेंगे, जो आपतित किरण होगी जितना वो बढ़ेगा तो बढ़ाए गए कोण को क्या कहेंगे हम लोग, विचलन कोण कहेंगे बच्चों। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, ठीक है, परावर्तित कोण तक जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यानी कि इसके बाद ये जो कोण आता है, इसमें ये जितना ये कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको इसको हम विचलन कोण कहते हैं, सॉरी। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, विचलन, क्योंकि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में जितना भी बढ़ रहा है कोण, ये हम लोग का क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या क्या है कि विचलन कोण को हम किससे सूचित करते हैं, डेल से सूचित करते हैं। इसको हम डेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको डेल बोलते हैं। और डेल का जो विचलन कोण निकालने का जो मान होता है बच्चों, 180 डिग्री माइनस 2 है। ठीक है, 180 डिग्री में से क्या घटा देंगे हम, 2। ये जो आने वाली किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। इस तरह से हमको निकल जाएगा बच्चे यहाँ पर विचलन कोण। आइए हम विचलन कोण को निकालने के लिए कुछ और बातें बता देते हैं। ये कह रहा है कि यह दो तरीके से बताना बनता है। जो विचलन कोण होता है ये दो तरीके से बनता है। वो कैसे कैसे यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की जिस दिशा में घूमता है उस घड़ी की दिशा में कोण बनता है, और एक कोण होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलता है उसी दिशा में भी कोण बनता है, और उल्टा घड़ी की दिशा में भी चलने वाला भी कहेंगे। दोनों तरीके से क्या कोण बनेगा, वहां पर विचलन कोण बनेगा। ठीक है, आइए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग का प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। आप लोगों का क्या कह रहा है कि विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
क्या प्रश्न है यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान कितना होगा। तो हमें विचलन कोण निकालना है। तो विचलन कोण निकालने का तरीका क्या है, तो सर विचलन कोण बराबर यानी डेल बराबर क्या होता है 180 माइनस 2 आई। तो हमने क्या किया 180 के 180 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 और आई के वैल्यू यानी कि हम आपतन कोण कितना डिग्री कोण बना 45 डिग्री का, तो यहाँ 45 डिग्री कर दिया। आज जैसे हम गुणा किया तो 180 और 45 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 90। 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अर्थात यहाँ पर जो हम लोग का विचलन कोण का मान होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो आप समझ लीजिए विचलन कोण निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा कि 180 माइनस 2 आई। ठीक है, आई क्या है हम लोग का कोण, आई क्या है आपतित किरण कोण, आई क्या है आपतन कोण, आई क्या है आपतन कोण। ये आप लोग पहले से पढ़ते हैं और ये बात को जान रहे हैं। अगर हम आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से है। यहाँ देखिए दूसरा सवाल क्या बोला गया है। दूसरा सवाल बोला गया है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है आपतन कोण, ठीक है, और विचलन कोण दोनों ही मान पूछा गया है। तो विचलन कोण निकालने के लिए आप लोग मैंने कहा कि 180 माइनस 2 आई में से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा, तो पहले आपतन कोण पता करते हैं। तो सर यहाँ क्या है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह 35 डिग्री कोण पर बनता है तो पहले तो आने भाई लंबवत है। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो पहले तो लंबवत होगी 180 180 भाई ये 90 होगा। जब लंबवत है तो 90 होगा, यहाँ से ये 90 डिग्री होगा। तो आने वाला क्या होगा ना कि 90 में से क्या घटा देंगे हम लोग 35 डिग्री घटा देंगे। भाई आने वाला कोण कितना बन रहा है, तो 55 डिग्री आने वाला कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ कितना बना बाबू 55 डिग्री बन रहा है। अब कह रहा है कि विचलन कोण निकालिए। तो विचलन कोण का फॉर्मूला क्या बोले 180 माइनस 2 आई। यहाँ 180 माइनस 2 आई के वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री। जब हम गुणा किए तो 180 माइनस क्या आ गया 110 डिग्री। जब घटाएंगे तो कितना डिग्री 70 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं विचलन कोण का मान निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। आप इस तरह से आप चौथा प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस और थोड़ी सी आगे आपसे बात करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे आप लोग का क्या बात आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बात आता है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस बात को आपको गौर करना है। क्या है भाई, यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईक्यू कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्या आ गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब होता क्या है ना। जैसे कि आपने छाया पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है प्रतिबिंब है क्या। ठीक है, तो प्रतिबिंब को अच्छे समझने के लिए यहाँ समझिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, या कहो परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक ना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपको याद करना है किसी प्रकाशों से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब होता है बच्चों ये दो प्रकार का होता है। तो एक प्रतिबिंब जो होता है वो यह दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब एक काल्पनिक प्रतिबिंब। आप पढ़े होंगे एक वास्तविक प्रतिबिंब एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इनको भी हम लोग अच्छे से क्या करते हैं समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बाबू वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई महसूस होती है और वास्तव में वो मिल जाती है। अगर वास्तव में वो बिंदु मिल जाता है तो वास्तव में मिला हुआ प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी सीधी सीधी सरल भाषा में कहा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वैसा प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर क्या है, जब प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तक या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिल गया तो वैसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हम लोग पर्दा सिनेमा में फिल्म देखते हैं तो आप वहाँ रियल इमेज देखते हैं क्योंकि वहां पर जो प्रोजेक्टर होता है प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरण निकलती है और एक पर्दे पर प्राप्त हो जाता है। जो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है तो हम लोग को किस प्रकार का प्रतिबिंब हो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्राप्त हो गया। और जब वास्तव में उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो हम जाहिर की बात होगा कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे उसको वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात याद रखिएगा किसी प्रकाश होते आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को मेन इंपॉर्टेंट बात इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मोटा सिनेमा में
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आइए यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब को भी देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कह रहा है, कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक ना, जिस बिंदु पर क्या होती है बाबू, मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है, इस पर प्रतीत, वास्तव में मिलता नहीं, केवल मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो कह रहा है कि उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तब उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। इससे क्या करते हैं बाबू, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात एक बात यही ध्यान रख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर हम बात करें, आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्या बात कर रहा है कि सर यहाँ पर देख रहे हैं आप, थोड़ा यहाँ देखिए प्रकृति, थोड़ा प्रकृति के ऊपर आते हैं। यहाँ प्रवृत्ति क्या कहा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रकृति क्या कह रहा है हम लोग से कि भाई काल्पनिक होगा कि सीधा होगा, जितना दूर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान है होगा, पार्श्विक उल्टा एक बार प्रतिबिंब बनेगा, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है बाबू, जैसे कि आप समतल दर्पण को सुने होंगे, हाँ सभी आप देखे होंगे कि दर्पण कैसा होता है भाई, समतल दर्पण। पहले तो हम समतल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो बाबू काल्पनिक, उसमें समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो पहले तो वो काल्पनिक बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कैसा, अगर काल्पनिक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, और यही नहीं कि जितना दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, तो क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने वही क्या, जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, ये समतल दर्पण की परिभाषित है ना। और कह रहा है कि पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा, ये तो बात हम कह दी है। अब कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है। अगर समतल दर्पण में देख रहे हैं चेहरा, तो यदि आपका प्रतिबिंब आपके आकार के एकदम बिल्कुल एक समान है, तो हम कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है बच्चों। ठीक है, अब कहा गया कि लेकिन ये देखने में पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा से कैसे, तो बाबू आप अगर दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां प्रतीत होगा, और बायां हाथ उठाएंगे तो उसमें दाहिना प्रतीत होगा। इस तरह से उसमें क्या है, जब आप दाहिना आंख बंद करेंगे तो बायां ऐसा लगेगा कि बंद हो रहा है, और जब बायां को बंद करेंगे तो उल्टा क्या दिखेगा, दाहिना बन रहा है, यानी कि उसमें सीधा सीधा उल्टा, यानी कि पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसमें, तो और समतल दर्पण में। ठीक है, और ये पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को हमने समझा है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है, आप देख रहे हैं समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उसके जस्ट नीचे उतना ही बराबर बनेगा जितना बड़ा वस्तु हो। यदि 5 सेंटीमीटर बड़ी वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी कितनी बड़ी बनेगी, 5 सेंटीमीटर बड़ी ही बनेगी। लेकिन हाँ, वस्तु जितना आगे है, वस्तु जितना पीछे, वस्तु जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समझ में ना क्या कह रहे हैं, यानी कि जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी ये आंखों को प्रतीत होगा, यानी कि ये प्रकाश किरण है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण कहेंगे। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं, कि जितना वो वस्तु दूर रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा बनता है बच्चों, इस बात को समझ लीजिए। तो समतल दर्पण में ज्यादा झोल झाल की बात नहीं है, सीधी सीधी बात याद रखिए कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा, जितनी दूर वस्तु होगा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, है ना। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल एक समान होगा, और बाबू पार्श्विक रूप से क्या होगा, वो उल्टा होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे की बात अगर कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको पूरा वॉच कीजिएगा बच्चों। आपको ये ना लगे कि सर हमको ये चीज जानकारी नहीं थे, मैं प्लीज कह दूं, हाथ जोड़ के कह दूं, आप लोगों को अपना कॉपी पर नोट जरूर बनाते रहना है, और हर चीज की जानकारी आपको अच्छे से रखना है बच्चों। तो अगर यहाँ बात कहा जाए कौशिक है, तो अगला क्वेश्चन पर देखा जाए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, जान जाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, अभी मैंने पीछे बताया यदि कोई प्रतिबिंब वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत होगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा,
और जो प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलेगा उससे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हमने ये भी सीखा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इतना बात तो हम लोग जान चुके हैं, है ना। अब आगे की बात आपसे कहें तो आगे हम लोग का क्या है, तो आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर दोनों में अंतर, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या अंतर है, इन अंतरों को हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ कहा है बच्चे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि यह वास्तविक कटानों से बनता है। वास्तविक कटान मतलब वास्तविक किरण मिलती है, वास्तव में मिलता है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, यानी कि काल्पनिक रूप से मिलता हुआ केवल प्रतीत होता है, मिलता नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कहीं मिल रहा है, लेकिन वास्तव में मिलता नहीं है। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब में यह हमेशा उल्टा बनता है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चलिए बात ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जबकि वहीं पर कहा गया काल्पनिक में यह हमेशा सीधा बनता है। तो यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इस बात को जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा क्या बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर काल्पनिक में कह रहा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतना बात हम लोग जान चुके हैं, है ना। तो चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यह दर्पण के सामने बनता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है, यानी कि आगे बनता है ना। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कह रहा है, यह दर्पण के पीछे बनता है। अब मुझे ये बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनता है दर्पण के कि पीछे बनता है? तो जाहिर सी बात है, जब उसको हम चेहरा देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, उसके पीछे की ओर बनता है। तो कौन सा प्रतिबिंब हम लोग का, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है बच्चों, सीधा होता है। ठीक है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी कि दायां उठाएंगे तो बायां और बायां उठाएंगे तो दायां। ठीक है बच्चों, इस बात को हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्वयं ही लिख लीजिएगा और याद उसको रख लीजिएगा। अगर आगे हम बात करें आगे, तो पहले हम तो परिवर्तन समझ रहे थे, कहते वास्तविक परिवर्तन, विपरिवर्तन, ये समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा पार्श्विक रूप से उल्टा। अभी पार्श्विक क्या होता है, तो पहले इससे पहले थोड़ी सी बातों को समझने की हम लोग चेष्टा करेंगे, है ना बाबू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया है, विपरिवर्तन किसे कहते हैं, विपरिवर्तन होता क्या है ना, इसको पहले भेदाभ को समझिए, तब आपको पार्श्व विस्थापन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो विपरिवर्तन होता क्या है, यहाँ समझिए। कह रहा है एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज, ये बाबू यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्षैतिज बन गया, गलत है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्षैतिज, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज ना, क्षैतिज अक्ष के परितः, यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, परितः, गलत हो गया है, परितः, परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये विपरिवर्तन हो रहा है। यानी कि अगर किस दर्पण हम देख रहे हैं और उस दर्पण में देखने पर ऊपरला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लो कि हम इस दर्पण में गए, अब ऊपर का सर नीचे दिखाई पड़ा, नीचे का सर ऊपर, यानी कि नीचे का पैर ऊपर दिखाई पड़ रहा है, यानी उल्टा परिवर्तन हो रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई हम P बिंदु लेते हैं और इसको हम इस तरह दर्शाते हैं, इस दर्पण में देखते हैं, तो पता चलता है कि ये जो है ना P नीचे की ओर ऐसे बन रहा है। तो ये ऊपर था, लेकिन बना क्या नहीं, ये नीचे। तो ये था ऊपर की ओर, है ना, ये कहने बन गया ये नीचे की ओर। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात ये रखिए कि भैया एक ऐसा घटना जिसके कारण ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, ऐसे घटना को क्या कहा जाता है, विपरिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब विपरिवर्तन समझ चुके हैं तो थोड़ा सा पार्श्व परिवर्तन भी समझ लीजिए। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, तो पार्श्व विपरिवर्तन को समझने के लिए छोटा सा क्या करेंगे, उत्तर को देखने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष के, अब देखिए क्या करा, उदर्ग अक्ष, है ना, उदर्ग अक्ष के परितः, यहाँ क्या होगा बाबू, परितः, सॉरी यहाँ होगा परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां भाग बायां हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब समझिए थोड़ा विस्तार से।
है ना। देखिए पार्श्व विपरीतन क्या होता है, मान लीजिए कि ये दर्पण है और दर्पण के सामने मैंने कोई वस्तु इस तरह से रखा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने उस दर्पण में देखा तो वो कैसा दिखाई देने लगा, ऐसे दिखाई, यानी कि हम दायां हाथ उठाए तो बायां उसमें दिखाई दे रहा, बायां जब उठाए तो दाहिना दिखाने लगा। अरे तो समझ में, मैंने जब दाहिना कान पकड़ा तो उसमें लग रहा था कोई बावां पकड़ रहा है, उसमें जब मैंने बावां पकड़ा तो उसमें लग रहा दाहिना पकड़ रहा है। यानी कि किसी ने भाई दर्पण में मैंने देखा उसमें क्या होता है, उल्टा दिख पड़ रहा था। मैं दाहिना हाथ से दाहिना कान पकड़ा तो उसमें बायां दिखाई दे रहा था, और बायां हाथ को दाहिने से पकड़ा तो भाई दाहिना दिखाई दे रहा। यानी कि भाई समझ में नहीं आ रहा था बात हुआ क्या, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पार्श्व विपरिवर्तन, यानी कि सीधा सीधा बात याद रख लीजिए पार्श्व विवर्तन में, कि जब किसी दर्पण में ना उदर्ग अक्ष के परितः 180 डिग्री घूम जाता है, अर्थात दायां भाग बायां और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, ऐसे परिवर्तन हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं, एकदम लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं और विवर्तन किसे कहते हैं। आपको विपरिवर्तन समझ में आ रहा है कि ऊपरा भाग नीचे, निचला भाग ऊपर प्रतीत पड़ेगा तो उसे विपरिवर्तन कहेंगे। लेकिन पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहेंगे, यानी कि दाहिना भाग बायां और बायां भाग दाहिना प्रतीत होता है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं बच्चों। ये चीज हम लोग का हो गया। जो बच्चे लिख रहे हैं प्लीज एक बार अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हमने इतना जाना तो थोड़े सा दर्पण के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये सर दर्पण, अब कितने बच्चों को पता होता है सर दर्पण को हम जानते हैं, तो बताओ दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चलिए जल्दी बताइए दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आप लोग हालांकि बता रहे हैं कि दर्पण को अंग्रेजी में हम मिरर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिरर बोलते हैं। ये मिरर होता क्या है, आइए मिरर को समझते हैं। तो सर दर्पण किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि दर्पण किसे कहते हैं ना, दर्पण सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहा है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता हो, तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो बाबू यहाँ अभी समझते हैं थोड़े से अच्छे से कि दर्पण क्या है। तो भाई दर्पण वह भाग जिसका एक भाग कलई या रजित किया हो या रंगा गया हो। आप देखे होंगे दर्पण में एक भाग पेंट किया रहता है ना, ब्लू या नीले कलर से पेंट किया जाता है। तो आपको पता है किस चीज का परत होती है, तो चांदी की परत होती है। जो रंगा होता है, वो जो रंगा जाता है वो किसकी परत होती है, चांदी की परत होती है। याद रखिएगा किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो चांदी की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ ये जो परत होती है इस पे पेंट रंगा जाता है। तो एक भाग पेंट या रजित कर देते हैं तो एक भाग चमकीला हो जाता है। जब प्रकाश की मदद पड़ती है तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार वो उसी दिशा में लौट जाती है। तो भाई ऐसे पालन करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। सर वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो सर एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है परिवलय दर्पण, जिसको हम लोग को पढ़ना नहीं है। ये परिवलय को हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परिवलय दर्पण, ये 3 प्रकार के दर्पण हैं। अब सवाल आया कि सर स्टेप बाय स्टेप सबको जानना जरूरी है कि समतल दर्पण क्या है। तो आपको बस सिंपल सी बात है, समतल दर्पण वह दर्पण जिसका एक भाग रजित या कहेंगे समतल में हो ना, समतल में हो तो हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। आइए हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों, तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले, समतल दर्पण के बारे में। आप अच्छे से देख रहे हैं समतल दर्पण यहाँ पर, है ना। थोड़ा समतल दर्पण को विस्तार से समझिए क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनने वाला है। तो बच्चों प्लीज इसको एकदम बढ़िया से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि समतल दर्पण होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल का मतलब क्या, प्लेन में हो, एकदम बराबर में हो ना, समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा, है ना, हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। अभी हमने पीछा प्रकृति में देखा था कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक, ठीक ना, होता है और पार्श्विक रूप से लेकिन उल्टा होता है। इस बात को ध्यान देना है बच्चों। तो इसमें कैसे कैसे समझेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये हम लोग का क्या, एक समतल, ये हम लोग का एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। देखिए एकदम कलाई किया हुआ, एकदम समांतर है, ठीक ना, एकदम ये है रंगा हुआ, यही पेंट, इसको कलाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कलाई कहते हैं। जो हमने पीछे डॉट डॉट किया ये कलाई कहलाता है, ठीक ना। और ये जो है ना, ये चमकीला भाग है। इधर वाला क्या है, इधर वाला चमकीला भाग है। पीछे मैंने क्या किया, पेंट कर दिया। इधर पीछे मैंने क्या किया, इधर हम रहेंगे रजित,
क्या बोलेंगे इसको? रचित या रंगा हुआ भाग। क्या है? रंगा हुआ भाग। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, है ना? तो ये रंगा हुआ भाग है, तो ये हम लोग का चमकीला भाग है। ये वाला कौन सा भाग हम लोग का? चमकीला भाग है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का चमकीला भाग है, उधर हमको रजित भाग है। तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रख दी। कितनी ऊंची? 3 सेंटीमीटर ऊंची। और जब मैंने 3 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिबिंब रखा तो वस्तु देखिए 10 सेंटीमीटर के पीछे इसका प्रतिबिंब बना। ये देखिए दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के ये पीछे है, तो पीछे कितना सेंटीमीटर पे बना? तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये पीछे देख रहे हैं, पीछे पीछे कितना सेंटीमीटर पर? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना। था कितना दूर? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पीछे कितना बना? 10 सेंटीमीटर। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना आगे दूरी पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा, है ना? और यहाँ पे ये भी देखिए कि यहाँ पे ये भी देखिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि समतल दर्पण में रखा वस्तु, जितनी दूर वस्तु रखा जाएगा, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पर बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब जितनी बड़ी होगी समतल दर्पण में, प्रतिबिंब उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ेगी। जितनी बड़ी वस्तु रखी जाएगी उतनी बड़ी प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि सर कि प्रतिबिंब इतनी दूरी बनेगा, इतना ऊंचा बनेगा। ठीक है सर, ये सब क्लियर है, लेकिन सर क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि दर्पण से वस्तु की दूरी देखिए 10 सेंटीमीटर है ना? और दर्पण का प्रतिबिंब की भी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। क्या है ना? यहाँ देखिए वस्तु की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी? 3 सेंटीमीटर। इससे क्या सिद्ध होता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा बराबर बनता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, लेकिन वस्तु से प्रतिबिंब की कुल दूरी कितनी है? वस्तु से, तो देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितना है? 10 प्लस ये 10, तो कितना टोटल हो गया? 20 सेंटीमीटर दूरी है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो 20 सेंटीमीटर है। ये हमने आज समतल दर्पण की कुछ विशेषताओं के बारे में क्या किया? सीखा। तो अगर आपसे आता है कि एग्जाम में कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा बराबर होता है। वस्तु जितना पर दर्पण के आगे रखा जाएगा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है ना? आइए भी बता सकते हैं कि वस्तु समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो बच्चों इस तरह से आप एग्जाम में बता सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या कह रहा है, याद देखिए क्वेश्चन भी कहा गया है ना? क्वेश्चन को अच्छे से समझने की हम लोग क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे बच्चों। क्या क्वेश्चन कहा गया है? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको, तो मैं दावा देता हूं कि आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई में मजा आ जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भाई एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो बताइए, क्या बताइए? तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा? तो सर मैंने कहा कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। तो वस्तु कितनी ऊंची है? 5 फीट है, तो वस्तु की ऊंचाई भी कितनी होगी? 5 फीट होगी। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी? 5 फीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ दूसरा पूछा है कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? अब बताइए आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो सर ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। मान लीजिए कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कितना फुट? तो 5 फुट के। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये खड़ा आदमी है, तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना ऊंचा? तो 5 फुट इतना ऊंचा, है ना? तो कह रहा है यहाँ पर कौन चीज कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो आदमी यहाँ खड़ा है, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ है, तो 15 प्लस 10 15, तो कितना हो जाएगा? ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ 30 की गलत है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया क्या कह रहे हैं कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। अच्छा, अगला क्या कहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? तो दर्पण से, तो दर्पण सर ये है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर बच्चों। अभी समझ में आया कि समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में, समतल दर्पण क्या होता है। अब कितने बच्चों को दिक्कत है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, किसी को दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोग बहुत होशियार हैं। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को वॉच जरूर कीजिए, आप बढ़िया से देखिए, अच्छे से सीखिए, और ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका ही सहयोग के लिए है, और आने वाले समय में आपको बड़े मेहनत से बहुत आगे बढ़ना है बच्चों। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ देख रहे हैं नोट, यहाँ नोट ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है नोट में। कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी
चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं 5 फुट का हूं तो कम से कम दर्पण 2.5 फीट का होना चाहिए, जिसमें मेरा पूरा प्रतिबिंब क्या बन सके उसमें, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, अगला नोट क्या कहा है कि जैसे एक 5 फुट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। कोई 5 फुट का आदमी है, अपना पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखना चाहता है कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कैसा हूं। आप देखिए मम्मियों को ड्रेसिंग मिला, उसमें कांच लगे होते हैं, है ना, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कह रहा है कि 5 फुट का आदमी है, उसको कैसा दर्पण चाहिए, तो लेना चाहता है। तो दर्पण का लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए, 2.5 फुट का होना चाहिए। 2.5 फुट का मतलब उससे आधा होना चाहिए, आधा रहेगा तब उसका प्रतिबिंब पूरा पूरा उसमें दिखाई पड़ेगा। समझ में बच्चों क्या कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठा कि सर अगला नोट क्या है। आइए तो अगला नोट को भी हम देख लेते हैं। अगला नोट हम लोग से क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए अगला नोट क्या बोल रहा है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण है उसके भी वेग से चल रहा है, भी वेग से चल रहा है मतलब कोई चाल से चल रहा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या उसमें प्रतीत होगा, वस्तु के सापेक्ष दुगुने वेग से चलेगा। याद रखिए क्या कह रहे हैं, अगर किसी समतल दर्पण में हम 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से भेज रहे हैं, वस्तु देखते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से भेज रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, हम उसको 5 सेंटीमीटर 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से फेंक रहे हैं, तो वो दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दिखाई पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे हो। यानी कि अगर समतल दर्पण में कोई व्यक्ति भी वेग से चलता रहा तो प्रतिबिंब उसको किस वेग से दिखाई पड़ेगा, तो दोगुने वेग से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है कि दर्पण के सापेक्ष वे भी वेग से चलेगा। लेकिन दर्पण से देखा जाए, दर्पण की दिशा में होकर देखा जाए तो पता चलेगा कि जिस वेग से वो चल रहा है उसी वेग को प्रदर्शित करेगा। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा था, 5 प्रति मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ही दिखाई पड़ेगा। बच्चों समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की वेग से चल रहा है, तो बताएं कि व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो 2 भी होगा यानी दुगुना होगा, तो 2 बचे 2 दहा में 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बच्चों। और यहाँ क्या है कि दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो भी वेग होगा, तो दर्पण के सापेक्ष यानी कि दर्पण के सापेक्ष पूछा गया है, और दर्पण के सापेक्ष पूछा जाए तो क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही चल रहा था, उसी वेग से दिखाई पड़ेगा। समझ रहे क्या करें, अगर किसी दर्पण में, समतल दर्पण में जिस किसी प्रतिबिंब को जिस वेग से चल रहा है हमेशा कितने गुना दिखाई देता है, तो दुगना दिखाई पड़ता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, इसीलिए आप इसको पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कहा कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह खोखले गोले का भाग, याद रखना आपको सरल भाषा में, वह खोखले गोले का भाग जिसका एक भाग रचित या कलई किया गया हो। हाँ, तो खोखला गोला कैसा होगा, तो सर ये गोलीय दर्पण है, तो इसको कलई कर दिया अंदर से, है ना, इसे कलाई कर दिए, तो ये खोखले गोले का भाग है। कैसा भाग है, खोखले गोले का भाग है, जिसका एक भाग मैंने क्या किया, रजित या कलाई। मैंने कहा था कि किसकी परत चढ़ाई जाती है, कलाई के रूप में, तो चांदी की परत चढ़ाई जाती है, तो एक भाग कलाई या रजित किया रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन इसी गोलीय दर्पण को मैं 2 हिस्सा में ऐसे काट दूं, ऐसे क्या कर 2 हिस्सा में काट दूं, तो देखो एक इधर एक दर्पण बन रहा है और एक इधर दर्पण बन रहा है, देख रहे हैं, तो कितने प्रकार के दर्पण बन जाते हैं, तो 2 प्रकार के। इस बात को यहाँ समझते हैं, तो कहता है कि यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, यहाँ क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है ना, बहुत इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। इनको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए जिसका कलई किया हुआ भाग अंदर की ओर है, यहाँ देख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जिसका कलई किया हुआ भाग बाहर की ओर है, अब ये देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए ना, ये कलई किया हुआ भाग है, यानी कि रजित किया हुआ भाग है ना। ये जो कलई किया हुआ भाग है ये रजित भाग है। जो कलई नहीं किया गया है, जैसे कि देखिए ये वाला कलई नहीं किया गया है, देखिए ये वाला भाग कलई नहीं किया गया, ये वाला भाग देख रहे हैं कलई नहीं किया गया, तो ये कौन सा भाग है, ये हम लोग का चमकीला भाग है बाबू। ठीक है, परवर्तक सतह है ना। तो आइए समझते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परवर्तक सतह कहेंगे, इसको रजित या कलई किया हुआ
भाग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवतल उत्तल को अच्छे से डिफरेंशियल समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, धंसा होता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए यही परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ है ना जी, तो ऐसे है, ये देखिए ये मैंने ऐसे कलाई कर दिया, तो ये धंस गया कि नहीं धंस गया? ये जितना देख रहे हैं इधर धंसा हुआ भाग देख रहे हैं, तो धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह धंसा रहता है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। हाँ, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है। उभरा का मतलब देखिए, ये देखिए ये तो परावर्तक सतह है, इसके देखिए ऐसे मान लीजिए इस तरह दर्पण है, ये कलाई कर दी है ना, तो ये तो रचित किया हुआ, लेकिन ये भाग क्या है? ये भाग क्या, चमकीला भाग है। ये जो चमकीला भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये क्या भाई, परावर्तक सतह है। इसका परावर्तक सतह कैसा है? तो उभरा हुआ है। तो जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसकी परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं बाबू हम लोग? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह खोखले गोले का भाग, सॉरी, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह खोखले गोले का भाग जिसका एक भाग रचित या कलई की गई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण को दो भागों में काट दिया जाए तो वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के बच्चों? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये सब हो गया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना बच्चों हम लोगों ने आज सीखा। ये भी सीखा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब क्या कहते हैं आगे की ओर चर्चा हम बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे मेन पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर मेन सबसे पॉइंट, यहाँ मेन पॉइंट को समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ना, थोड़ी गोलीय दर्पण के बारे में है। अब जितना भी आप लोग से बात करेंगे ये सारा का सारा अब हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। तो मैं यही कहूंगा धैर्य बना के हर बातों को देखते रहें और समझते रहें बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब ये गोलीय दर्पण देखिए, ये बाबू ये देखिए हम यहाँ पे गोलीय दर्पण बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग का क्या है गोलीय, ये हम लोग का गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है गोलीय। मैं क्या करता हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सॉरी, दोबारा गोलीय दर्पण बनाता हूँ। ये हम लोग का गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये गोल है ना, जिसका एक भाग कलई या रजित किया। चलो मैं इसको कलई कर देता हूँ, है ना, मैं क्या करता हूँ इसको कलई कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, कलाई कर दिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए, अब मैं इसका एक केंद्र यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। भाई इसका एक केंद्र है और केंद्र से मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ ना। इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ, इस केंद्र को मैं C बोल देता हूँ, इसको मैं P बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा हर एक बातों को। यहाँ सबसे पहले ध्रुव को समझेंगे। किसको समझेंगे हम लोग? ध्रुव को समझेंगे। ध्रुव होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले ये समझिए ध्रुव होता क्या है। दर्पण के मध्य को, देखिए दर्पण के मध्य को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। दर्पण के मध्य को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं? P से। ये दर्पण है और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। जो दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? P से। तो सर ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है, ये हम जान चुके हैं। अब दूसरी बात क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वह खोखले गोले का भाग जिसका कोई केंद्र हो, क्या हो? केंद्र हो। तो केंद्र को क्या कहें? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये वक्रता केंद्र, यानी सी क्या मेरा? वक्रता केंद्र है ना। अब पी क्या था मेरा बाबू? यहाँ पर ये ध्रुव है ना। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं?
ध्रुव कहते हैं। ये भी तो ध्रुव है सर, तो इसको ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। ठीक है सर, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को किससे जोड़ करते हैं? सी से। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? तो देखिए बाबू, ध्रुव से यानी देखिए यहाँ से ध्रुव से और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे मेरे प्यारे बाबू? इसको आर से डिनोट करेंगे। अब आया फोकस को परिभाषित करने की। तो बाबू, जिस अक्ष से प्रकाश की किरणें होकर गुजरते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एफ से सूचित करते हैं, है ना। अच्छा, फोकस दूरी क्या होता है बाबू? तो देखिए, ध्रुव से ये मान लीजिए इस प्रकाश किरण आती है, इसे टकराती है, तो हम लोग का फोकस हो गया, है ना। तो देखिए ध्यान से, फोकस दूरी को समझना है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी को छोटा एफ से हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अच्छा, अभी आ गया सर प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होता है ना। तो देखिए देखिए, प्रधान अक्ष क्या होता है कि जो वक्रता केंद्र से सीधे गुजर जाता है, दर्पण के मध्य से और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष यहाँ पे क्या है? सीपी है। देखिए, सी और ये पी है, यहाँ बीच की दूरी है, और जो बीच की दूरी इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष कहते हैं। ये द्वारा क्या कहते हैं? तो द्वारा सबसे बढ़िया समझिएगा, द्वारा क्या होता है? ये सब दर्पण है। ये क्या है बाबू? दर्पण है। और जो दर्पण की चौड़ाई है ना, ये देखिए चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है टोटल, ये टोटल इसकी चौड़ाई है। तो दर्पण की चौड़ाई, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग? द्वारा कहते हैं। तो सीधा सीधा बात यहाँ याद रखिए कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं बाबू? द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं बाबू हम लोग? द्वारक कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। जितनी दर्पण की चौड़ाई होगी वो उसका क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई इसकी दर्पण की कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। ये इसकी चौड़ाई बन गई तो दर्पण के लिए क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे हम लोग? द्वारक कहेंगे। समझ में आया बच्चों? ये सारा डिस्कस हम लोग किया। ठीक है, अब आगे बात आता है कि सब सबको बारी बारी से अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है? सबसे पहले वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस भी खोखले गोले का, देखिए जो ये वो दर्पण था, ये दर्पण था, यहाँ केंद्र था, तो जिस खोखले गोले का ये केंद्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को कह रहा है इसे सी से सूचित किया जाता है। तो देखिए मैं वक्रता केंद्र किसे सूचित किया हूँ? सी से। सेंटर है, ये सेंटर है सी है, तो सी से मैंने सूचित कर दिया। ये समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं? तो ठीक है, तो आपने समझा कैसे कि भैया कि हमने सीधा सीधा ये समझा कि वक्रता केंद्र अगर कोई पूछेगा तो सीधा सीधा आपको यही बताना है कि सर दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात में क्या आता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, मैंने क्या कहा था कि दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ अवतल दर्पण बनाया था, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है बाबू? एक बार कमेंट करेंगे। देखिए प्रवर्तक शब्द धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का देखिए मध्य, यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु को मैं क्या सूचित करता हूँ? पी कह दूं। तो मध्य बिंदु जब पी है तो मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं बाबू? पी से सूचित किया जाता है। ये सब चर्चा आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, आगे हम लोग का क्या बोला है बाबू? अगला हम लोग का प्रधान अक्ष। आइए प्रधान अक्ष को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर प्रधान अक्ष कुछ ज्यादा चौड़ा बात ही नहीं है, बहुत अच्छा बात है, यहाँ समझ लेंगे। प्रधान अक्ष कैसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं ना। इसे एक्स या एक्स जैसे सूचित किया जाता है। सुनिए, प्रधान अक्ष को समझना है। ये हम लोग का एक गोलीय दर्पण है, ये इसका केंद्र है, ये हम लोग का इसका ध्रुव है। ध्रुव से और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी छूता है, ये देखिए ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बीच की ध्यान सीधा क्या क्या कह देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली किरण, होकर जाने वाली, देखिए ये है ना सीधा, तो ये क्या होकर जाने वाली जो रेखा होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। यानी कि यहाँ पर मेरा सीपी क्या है? कोई प्रधान अक्ष है। समझ में क्या कह रहे हैं? तो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो रेखा जोड़ेगा उस रेखा को क्या कहा जाएगा?
उस रेखा को कहा जाएगा प्रधान अक्ष कहा जाएगा। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कहा गया है कि दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, अभी हम समझा है कि दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है। आइए इसमें देखते हैं इसमें किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे भी यही कहा है कि दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं ये दर्पण है, इसकी क्या इसकी ये चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन ध्रुव है, कौन वक्रता केंद्र है, कौन फोकस है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे की बात आता है सर, आगे हम लोग का क्या आता है, तो यहाँ समझिए आगे सबसे अच्छा वक्रता त्रिज्या। अभी वक्रता त्रिज्या को भी समझाना जरूरी है। आइए वक्रता त्रिज्या को भी देख लेते हैं। क्या क्या वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सर अगर ये गोलीय दर्पण है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ हम लोग का फोकस है, सॉरी ध्रुव है, और इसके जो बीच की मेरी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, मैं रेखा को जोड़ने वाली नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच की दूरी कह रहा हूँ, अब बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, हम लोग r से डिनोट करते हैं। बच्चों ये बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, वक्रता त्रिज्या भी आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण का फोकस यानी कि नाभ्यंतर किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, फोकस को परिभाषित कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे F से सूचित किया करते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि भाई गोलीय फोकस को समझिए कि जब कोई प्रकाश के किसी चिकनी या गोलीय दर्पण पर टकराता है, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है, वो जिस बिंदु से होकर गुजरता है उस गुजरने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है। फोकस बिंदु कहा जाता है। फोकस बिंदु को किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित किया जाता है। सीधा सीधा कहा गया उसको क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। आइए समझने की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हम लोग का कोई दर्पण है, ठीक है, और ये हम लोग का यहाँ पर ध्रुव है, ये सीधा गया, ये हम लोग का वक्रता केंद्र है, ये हम लोग का, ठीक है, यहाँ हम लोग का फोकस है। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण आई इस दर्पण पर टकराई और फोकस होकर गुजर गई, है ना। तो देखिए आई प्रकाश की किरण और दर्पण पे टकराने के बाद यहाँ से ये लौट गई, किस बिंदु से लौटी है, वो एफ बिंदु से होकर लौट रहे हैं। तो ये एफ जो बिंदु है, जो एफ जो आप देख रहे हैं प्रधान अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो याद रखिएगा जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर टकराती है तो हमेशा किससे होकर गुजरती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। इन नियमों को भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा कि सर गोलीय दर्पण को फोकस को मुझे परिभाषित करना, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। अब फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। बच्चों इतना बात आप लोग समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब आगे की ओर यहाँ देखा जाए, कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने हम लोग थोड़ा रिवाइज के तौर पर लाए हुए हैं, क्योंकि आप लोग ने जितना भी पीछे पढ़ा वो सारा डिस्कस यहाँ पर है, इसीलिए हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे माइंड में बिल्कुल सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, हमने पीछे ही आपको बता दिया है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तभी हम बताए थे अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो बाबू अभिसारी दर्पण है। क्या नाम है उसका, अभिसारी दर्पण है बच्चों। ठीक है, अगला हम लोग का क्या कहेगा, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण है बच्चों। कौन सा दर्पण है, अपसारी दर्पण है। इसके बाद आगे क्या कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस आप लोग से करेंगे। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है बाबू, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है इसकी चर्चा हम लोग आगे आप लोग से करेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, देखिए और भी यहाँ क्वेश्चन बोला गया हमसे, क्या बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन कि कहा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसा होता है बाबू, हमेशा धनात्मक होता है।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों। इस बात को समझ लीजिए। आगे यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, यानी गोलीय दर्पण में चिन्ह कहाँ से नापा जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से। हमेशा सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगला हम लोग से क्या कहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह कैसा होता है। तो देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वस्तु की दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक ना, वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। अब ये कैसा संबंध होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बच्चों, आधी होती है। इस बात को याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध बताता है, तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, तो दुगनी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन मैं आपसे आर पूछ लूं तो आर क्या बताएंगे, 2f के बराबर होगा, यानी दुगनी होता है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, और जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है बच्चों। आइए इसी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो, तो बताएं उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो फोकस दूरी यानी कि एफ निकालने के लिए आप जानते हो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 40 बटे में क्या कर देंगे हम लोग, 2 करेंगे। जब काटेंगे तो कितने मार्क में कट गया, 20। यानी कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एफ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया क्या कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। आज हमने इतना ये टॉपिक बात किए हैं। अभी देख लेते हैं और हमसे आगे क्या है। अच्छा देखिए, आगे भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है ना। अगला यहाँ देखेंगे क्या बोला गया है हम लोग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको आप याद कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपने पीछे देखा था कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम भी था और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम भी था, कि क्यों दूसरा नाम दिया गया, इस बात को समझने के लिए छोटा सा क्या करते इस क्वेश्चन को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ कह रहा है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उस दर्पण में पड़ती है तो वो एक बिंदु पर जमा कर देती है, और जब एक बिंदु पर जमा कर देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कह देते हैं। देखिए यहाँ समझिए, देखिए मान लीजिए कि हम लोग का एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है हम लोग का, तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण बाबू, अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, हाँ जी देखिए यहाँ पे क्या था, अवतल दर्पण था ना जी, है ना जी। गलत हो गया बाबू। देखिए ये है अवतल दर्पण है ना, जिसकी परावर्तक सतह ऊपरी होती है ना वो अवतल दर्पण होता है, जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है ना। देखिए ऐसे ये परावर्तक सतह धसी है, परावर्तक सतह धसी है ना, तो ये उत्तल होगा, ये उत्तल होगा, वो तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है उत्तल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है वो हम लोग कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ये अवतल दर्पण, गड़बड़ हो गया थोड़ा, है ना। तो ये हम लोग क्या होगा बाबू, अवतल दर्पण होगा, सॉरी ने। तो अवतल दर्पण है ये बाबू, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना। ये हम लोग का क्या उत्तल दर्पण है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई इसमें अवतल दर्पण में, है ना। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए, है ना। तो कोई प्रकाश की किरण आई, ऐसे कोई प्रकाश की किरण आया, सॉरी यहाँ समझिए, यहाँ समझिए। देखिए कोई प्रकाश की किरण आई एक बिंदु पर मिल गई, इधर से आई एक बिंदु पर मिल गई, इधर से भी आई एक बिंदु पर मिल गई, इधर से भी आई और एक बिंदु पर मिल गई, इधर से भी आई और एक बिंदु पर मिल गई, इधर से भी आई। तो एक बिंदु पर क्या किया इसने, इकट्ठा कर दिया। और जब एक बिंदु पर मिला दिया तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, अविस्तृत कर दिया, अविसारित कर दिया। तो भाई जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, एक बिंदु पर सभी किरणों को लाकर
रख दिया। ठीक है, तो समांतर आती किरणें फोकस ताकत जमा हो गई, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के बारे में, तो यहाँ देख लीजिए उत्तल दर्पण है ना। आइए ध्यान से समझिए उत्तल दर्पण की, यहाँ क्या कहा गया है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। फैलती हुई प्रतीत होना, फैला देता है। जैसे हम प्रकाश की किरणें उसको डालते हैं और उत्तल दर्पण पर, तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और जब प्रकाश की चारों तरफ फैल जाती है तो फैलने को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, यानी उसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण किसी उत्तल दर्पण में पड़ता है तो पड़ने के बाद वो विस्तृत कर देती है, फैला देती है, और फैलाने के कारण उसको क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि अपसारित कर लेती है वो। ठीक है, आइए यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हम लोग का दर्पण है ना। ये कोई दर्पण है, इसकी जो है ये बाबू, ये हम लोग का इसका क्या है, ये हम लोग का दर्पण है। आइए इसकी परावर्तक सतह है ना। जब इस पर कोई प्रकाश की पड़ी ना, ये प्रधान अक्ष है, फोकस है। जब ये ध्रुव है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की इस पर पड़ी ना, इसे पढ़ने के बाद ये फोकस में मिला दिया, पढ़ने के बाद फोकस में मिला दिया, पढ़ने के बाद सॉरी ये फैलाएगा ना, हाँ ये फैलाएगा। इससे क्या होगा, जब प्रकाश की पड़ी ना ऐसे, ये क्या करना है, किरणों को फैलाने लगा। ऐसे ऐसे किरणों को क्या कर दिया, चारों तरफ फैला दिया बच्चों। तो ऐसे प्रकाश किरणें अगर फैल जा रही है तो ऐसे दर्पणों को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। एक ही बात समझ लीजिए कि अगर एक बिंदु से प्रकाश की किरणों को फैला दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। और एक बिंदु पर जमा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक शब्द में यार क्या इतना अपना है, क्या उतना मेहनत करना है, बस समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी को समझ लेंगे, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, आप लोग से अगली वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों काफी बड़ी वीडियो होगी, हम लोग थक चुके हैं, तो प्लीज आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो रिवाइज करके जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब के लिए आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद बच्चों। अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, शुक्रिया।